हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाया जाए और उसके बाद कहा जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, कोई चार्ज पे करो। नो, यहां ऐसा कुछ नहीं है। आपको मिलने वाला है यहां पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो भाई इसी बात के साथ करते हैं सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द्विघातीय समीकरण, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 5 है, और इसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जो कि आज हम आ चुके हैं इसके पार्ट 4 पर। इससे पहले हम 3 पार्ट खत्म कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पार्ट में पढ़ा था कि भाई द्विघातीय समीकरण होता क्या है, उसके आधार पर तथा उसके मूल क्या होते हैं, उसको हमने डिस्कस किया था। उसके बाद सेकंड पार्ट में हमने देखा था कोई भी जब आपके पास स्टेटमेंट दी थी पूरे लिखित रूप में क्वेश्चन होता है, तो उससे हम समीकरण में कन्वर्ट कैसे करते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था। और थर्ड पार्ट में हमने देखा कि भाई गुणनखंड विधि क्या है, और उससे हमने उस समीकरण को हल करना सीखा। और फाइनली आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज पढ़ने वाले हैं द्विघातीय सूत्र के आधार पर हम द्विघातीय समीकरण को हल करेंगे। और ये समझ लो एक तरह का ब्रह्मास्त्र है, मतलब यहां पर किसी भी टाइप का आपका द्विघातीय समीकरण आता है उसके आप हल आराम से निकाल पाओगे और कर्म कन्फर्म निकालोगे। तो भाई आखिरी तक बने रहिए, मजा आने वाला है। तो भाई सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो चलो भैया देखते हैं क्वेश्चन कैसे हैं। चलो भाई यहां पर सबसे पहले हमारे पास है निम्नलिखित द्विघातीय समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व है तो द्विघातीय सूत्र का उपयोग करके उसे ज्ञात कीजिए। अब भाई ज्ञात करना है, पहले क्या चेक करना है कि क्या उसका अस्तित्व है। अस्तित्व का मतलब क्या इसके रूट निकाले जा सकते हैं। अब रूट निकाले जा सकते हैं को कैसे करेंगे, तो इसको थोड़ा सा रिकैप करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि भाई ये सूत्र था क्या और कैसे हम इसके अस्तित्व को चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमें फॉर्मूला पता है द्विघातीय सूत्र का, जो कि x बराबर में -b। अच्छा पहले मैं लिखता हूं भाई कोई भी जो द्विघातीय समीकरण होता है वो कैसा होता है, उसका जनरल फॉर्म। ठीक है, उसका व्यापक रूप ax² bx + c बराबर में 0। पर ये द्विघातीय समीकरण होती है। इसका सूत्र क्या होता है भाई x निकालने का, तो ये होता है भाई x बराबर में -b प्लस माइनस में अंडर रूट में d होता है और बटे में 2a होता है। ठीक है, और ये d क्या होता है, तो d का मतलब होता है विविध कर, और d के लिए मैं बताऊं तो d का फॉर्मूला होता है आपका b² - 4ac। भाई ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, और d के बारे में यहां डिस्कस करेंगे। d 3 कंडीशन देखता है डी में। पहला d 0 से बड़ा होगा, दूसरा d 0 के बराबर होगा, और तीसरा d 0 से छोटा होगा। भाई 3 कंडीशंस यहां पर हमारे पास हैं। ओके, चलो भाई इसमें देखते हैं भाई क्या क्या चीजें। अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तब यहां दो अलग अलग हल होंगे। मतलब यहां पर हम देखेंगे भाई, अगर आपके पास दिखता है आपको d का मान जो है वो 0 से बड़ा होता है, तो इसका आंसर आएगा, इसका अस्तित्व होगा। और कैसे भाई, दो अलग अलग हल आएंगे इसके। ठीक है, डन। चलो भाई ठीक है। इसके बाद यहां देखा जाए तो d बराबर 0 है तब दो समान वास्तविक हल होंगे। मतलब यहां हम देखेंगे अगर d का मान 0 आ गया तो इसके भी 2 हल तो होंगे, लेकिन दोनों सेम हल होंगे। ठीक है, अगर 2 है तो 2 ही आएगा दोनों का आंसर, 3 है तो 3 ही आएगा दोनों का आंसर। तो ये कब होगा, जब d का मान 0 होगा। डन। अब उसके बाद अगर d का मान 0 से छोटा है तब क्या लिखेंगे, 2, इसमें लिखेंगे भाई 2 ही क्यों लिखे, सीधे लिख देते हैं भाई, 1 मिनट, कैंसिल, कोई वास्तविक हल नहीं होगा। भाई इसमें देखा जाए तो कोई भी वास्तविक हल इसका नहीं होगा। भाई d का मान अगर 0 से छोटा है तो इसका कोई भी वास्तविक हल नहीं होगा। चलो भाई यहां पर हमने देख लिया, यानी कि इस अस्तित्व वाली बात कर रहे हैं, तो ये जब कंडीशन ये थर्ड वाली आती है तब इसमें इसके मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता, मतलब इसको नहीं निकाला जा सकता। तो उस कंडीशन में सीधे कहेंगे कि अगर d का मान 0 से छोटा है तो सीधे लिखेंगे इसके कोई भी वास्तविक हल नहीं होंगे, और वहीं क्वेश्चन छोड़ दो। डन। चलो भाई ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और इसके आधार पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो मैं इसको इरेज करता हूं पहले। यहां पर हमने लिखा भाई पहले फर्स्ट क्वेश्चन को, जो कि हमारे पास क्या है भाई, लिखा है 9x²
प्लस में 7x माइनस में 2 बराबर में 0, ये चीज आ गया। डन। अब यहां पर देखा जाए इसके साथ भाई, इसमें पहले जनरल फॉर्म लिखते हैं इसका, व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, भाई ये चीज आ गया। ओके अब यहां पर देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 9 है भाई, ए है। अब यहां से देखा जाए तो ए का मान कितना आ रहा है, तो ए का मान आ रहा है 9 भाई, एक्स का गुणांक बी है, एक्स का 7 है, मतलब बी का मान 7 आ रहा है, और सी का मान कितना आ रहा है, -2 आ रहा है। चलो भाई ये चीज आ गया। यहां से सबसे पहले डी निकालते हैं, तो भाई मैंने पहले डी निकाला क्योंकि हमें अस्तित्व चेक करना है, ठीक है। तो विविक्त कर यानी डी हम निकालते हैं, जो कि फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है भाई। ये लिखा हमने तो कितना आ रहा है 7 का स्क्वायर, माइनस में 4 आ गया, और a कितना है 9 और c कितना है -2। चलो भाई ठीक है। यहाँ पर हमने देखा भाई 7 का 49 आ गया, और 9 चौक 36 दूनी 72, प्लस में 72 आ गया भाई, ये चीज आ चुका है। डन। अब देखते हैं भाई 2 और ये जोड़ेंगे तो 51, 7 5 12 मतलब 121 आ गया भाई, ये डी का मान आ गया 121। डन, डी का मान 121 आ गया है। अब यहां से हम देख सकते हैं डी जो है वो 0 से बड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये 0 से बड़ा है, तो यहां पर लिख सकते हैं यहीं पर, तब यहां 2 भिन्न वास्तविक हल होंगे। ठीक है भाई, यहां पर हम देखेंगे यहां 2 भिन्न वास्तविक हल होंगे। डन, ठीक है। चलो भाई यहां पर हमने देख लिया भाई इसका अस्तित्व तो है, पहली बात आ गई है। अब उसके बाद सेकंड बात पे चर्चा। सेकंड बात की बात क्या करते हैं, तो यहां पर मैं देखना चाहता हूं भाई इसका सीधे द्विघातीय सूत्र लिखेंगे और फिर आंसर आएगा। और द्विघातीय सूत्र क्या है, तो x बराबर में -b प्लस माइनस अंडर रूट में d और बटे में 2a, भाई ये फॉर्मूला था। ठीक है भाई, द्विघातीय सूत्र का ये फॉर्मूला है। इसको जब हमने यहाँ पर रखा, इसके मान में हर जगह जो भी मान है वो रखा, तो हम देख पा रहे हैं b का मान कितना है 7 है, तो 7 वहां पर रखा, तो भाई -7 आ गया। ठीक है भाई, प्लस माइनस में अंडर रूट में d की बात करें तो d कितना है, d हमारे पास है कितना 121, तो 121 लिखा हमने। ठीक है भाई, और बटे में 2a है, a की बात करें तो a कितना है, तो a कितना है 9 है, तो भाई 9 लिखा हमने। ठीक है भाई, 9 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या आ रहा है भाई -7 प्लस माइनस में अंडर रूट में 121 है, अंडर रूट में 121 है, तो ये क्या होता है 121 किसका वर्ग होता है, तो 121 जो होता है वो 11 का वर्ग होता है। तो भाई 11 के वर्ग से रूट कटेगा, यहाँ पर देख सकते हैं, मैं लिख देता हूँ एक स्टेप और, भाई वर्ग से रूट काट दिया जाएगा, नीचे 9 दूनी 18 है, ऊपर आप देख सकते हैं क्या आ रहा है भाई -7 प्लस माइनस में 11 और बटे में 18 आ रहा है, और ये आ रहा है x। चलो भाई ये चीज आ गया। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो भाई यहाँ पर 2 कंडीशन दिख रही है, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला, 2 चीजें हैं, यानी यहाँ पर आंसर जो आएंगे ये आएगा भाई -7 प्लस में 11 बटे 18 आएगा, या भी x का मान -7 माइनस में 11 बटे 18 आएगा। भाई ये 2 चीजें आ रही हैं, और इसी के साथ में यहाँ पर आंसर लिखूं तो आंसर सिर्फ अब तो डायरेक्ट आंसर लिखना है, मैं यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। तो भाई ये कितना आ रहा है, भाई 11 में से 7 गया तो कितना बचा भाई, भाई 7 4 11 4 आ गया, मतलब 4 बटे 18 आ रहा है, और हम यहाँ से आंसर लिख सकते हैं सीधे भाई 4 बटे 18 आ रहा है। और भाई एक मिनट, ठीक है, और जिसको हमने काटा 2 बटे 9 आ गया, जिसको हमने काटा तो 2 बटे 9 आ गया, यानी x का मान आ गया भाई एक तो 2 बटे 9, ठीक है, और एक x का मान कितना आ गया भाई, यहां से देखा -18 बाई 18, यानी कि हम लिख सकते हैं भाई क्या, x का मान आ गया भाई -18 बाई 18, और इसको काटा तो ये 1 पे कट गया, यानी x का मान आ गया -1। भाई ये 2 चीजें हमारे पास यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है भाई, इन दोनों को अलग से हमने साइड में लिख दिया और ये हल निकाल दिया है कि भाई x के मान ये 2 आ गए हैं, यानी हमने यहाँ पर देखा इसका हल बिल्कुल ज्ञात कर लिया है और द्विघातीय सूत्र के अकॉर्डिंग याद कर लिया है। और मैं इस सूत्र के बारे में आपको बताऊं कि क्या होता है, कई बार गुणनखंड विधि से आप करते हो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी हो जाता है सॉल्व, ठीक है भाई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि भाई जब भी गुणनखंड विधि से आप करने लगते हो, कई बार क्वेश्चन में कुछ ऐसा होता है कि उसके हल जो होते हैं वो पॉइंट में आ रहे होते हैं, रूट में आ रहे होते हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट वाले आ जाते हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में गुणनखंड से करना बहुत मुश्किल हो जाता है, या फिर कई बार आपको समझ नहीं आता भाई कैसे टूट रहे हैं, ठीक है, आप कंफ्यूज होते हो। लेकिन यहाँ कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आपको जस्ट ABC लिखना है और सीधे फॉर्मूले में डालना है और आंसर आएगा ही आएगा, कंफर्म आएगा। ठीक है, आपको कुछ नहीं देखना भाई, आंसर तो कंफर्म आएगा। ओके, तो यहाँ पर जस्ट फॉर्मूले में रखना है, फॉर्मूला आपको आना चाहिए, तो आप इससे तो कर ही सकते हो, यानी और कोई मेथड से हो ना हो, इससे तो कंफर्म आंसर आएगा। डन, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे जो कि रूट वाला है, वो देखते हैं भाई कैसे आसान तरीके से होगा। चलो
सेकंड पार्ट को हमने लिखा यहाँ पे, तो ये हमारे पास आ रहा है भाई 2x का वर्ग प्लस में 5√3x प्लस में 6 बराबर में 0 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई क्या चीज़ है, यहाँ पर हम पहले व्यापक रूप लिखते हैं। तो व्यापक रूप क्या है भाई, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0। भाई ये जनरल फॉर्म हो गया इसका। a कितना आ रहा है, तो a का मान है 2, ठीक है। b कितना है, तो भाई x का गुणांक मतलब 5√3, और c कितना है, तो c की बात करें तो भाई 6। ये चीज आ गया भाई। ए की बात क्या है 2, बी की बात ये और सी है, बस तीनों को हमने कंपेयर करके यहाँ पर निकाल लिया, डन, ठीक है। अब हम देखेंगे भाई डी का मान, डी कैसे निकलता है, तो भाई b² - 4ac होता है, और b को देखा तो 5√3 आ गया है, और इसका वर्ग आ गया, और -4a कितना है 2, और c कितना है 6, ये आ गया भाई। इसका वर्ग करता हूँ तो क्या आएगा, 5 का वर्ग क्या होता है, तो 25 होता है, और √3 का वर्ग क्या होता है, तो भाई 3 होता है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ 25 गुने में 3, ठीक है। माइनस में 4 दूनी 8, 8 और 8 6 48, भैया आ गया, भैया आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं 25 या 75 माइनस में 48, भाई 75 में से 48 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ से देख सकते हैं भाई 27 आ रहा है, ठीक है। 27 ही आ रहा है ना भाई, 5 2 7, हाँ बिल्कुल 27 आ रहा है भाई, 27 आ चुका है डी का मान, ठीक है। अब डी का मान 27 मतलब ये 0 से बड़ा है, यानी हम कह सकते हैं क्या, यहाँ पर कह सकते हैं तब यहां 2 भिन्न वास्तविक हल होंगे, ठीक है। यहां पर 2 विभिन्न वास्तविक हल होंगे, मतलब अलग अलग वास्तविक हल होंगे, डन। चलो भाई ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब यहाँ भिन्न अलग अलग वास्तविक हल होंगे, मतलब इसका अस्तित्व है भाई, इसका अस्तित्व है भाई। यहाँ हमने देखा 2 भिन्न अलग अलग वास्तविक हल होंगे, मतलब इसका अस्तित्व है, मतलब अब इसे हल हमें करना पड़ेगा। तो भाई बिल्कुल करते हैं, नो प्रॉब्लम। तो एक्स का मान क्या होता है भाई, -b प्लस माइनस √d बटे में 2a, भाई ये होता है भाई। b की बात करें तो कितना भाई 5√3 है, तो लिखा हमने यहाँ पे -5√3 प्लस माइनस √ में 27 लिखा, और बटे में 2a है, a कितना है हमारे पास 2, मतलब 2 गुने में 2 आ गया है। चलो ठीक है। अब यहाँ देखिए √27 की बात करूँ तो क्या आएगा भाई, इसको लिख सकते हैं 3 गुने 3 गुने 3, भाई ये लिखा जा सकता है भाई, बिल्कुल ठीक है। अब ये 3 का वर्ग तो है, तो वर्ग रूट को हटा देगा और 1 3 पे नहीं हटा पाएगा, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं भाई, इसको इसी को मैं यहीं लिख देता हूँ पहले, 3√3 लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर भी लिखा हमने -5√3 प्लस -3√3 बटे में 4, भाई ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर प्लस माइनस 2 कंडीशन है, तो दोनों में एक बार जोड़ेंगे एक बार घटाएंगे, इस तरह से सॉल्व होगा। तो यहाँ पर मैंने x देखा, x का मान आ रहा है -5√3 प्लस में 3√3, ठीक है। और क्या आ रहा है भाई, इसी को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ रहा है भाई पहले प्लस वाला हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हमने देखा था -5 + 3 कितना होगा, तो -2 होगा, तो हम लिख सकते हैं -2√3 आएगा, ठीक है भाई। x का मान ये आ गया, ओके। अब उसके बाद की बात करते हैं भाई, यहाँ पर देखेंगे x का मान आ रहा है भाई -5√3, ठीक है, और -3√3 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से x के मान की बात करें तो -8√3 आएगा, ये चीज़ आ गया भाई, ये आ गया हमारे पास और ये आ गया हमारे पास। ये दोनों आंसर हमारे यहाँ पर आ जाते हैं कि भाई x के 2 मान हमने यहाँ पर ज्ञात कर लिए हैं। एक आ रहा है -2√3, एक आ रहा है 8√3, और ये आंसर यहाँ पर डन होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने देखा सेकंड वाले का बहुत ईजी तरीके से हमने क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिया, और वो भी कैसे, तो द्विघातीय सूत्र के अनुसार, डन। अब करते हैं इसके तीसरे पार्ट को सॉल्व, और तीसरे पार्ट को देखिए कैसे हो। अच्छा, आप क्या करिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, और वीडियो पॉज कीजिए, और थर्ड पार्ट अपने आप ट्राई कीजिए जब तक मैं लिखता हूँ, ठीक है। पॉज कर लीजिए, और बाकी अगर आपसे नहीं होता है तो बाकी हम हैं ही, मैं तो करा ही रहा हूँ। तो चलो भाई आ जाओ, देख लो फिर यहाँ पे, अगर आपसे नहीं हुआ तो, और अगर हो गया है तो इसका मतलब आप मैच कीजिए, देखिए भाई आपका किस तरीके से सही हुआ है, क्या क्या स्टेप आपने फॉलो किए हैं। तो भाई इसमें आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, जो कि है 3x का वर्ग 2√5x और माइनस में 5 और बराबर में 0, भाई ये चीज़ आ चुका है, डन। अब यहाँ पर इसका व्यापक रूप लिखा, जनरल फॉर्म, जो कि ax² bx प्लस में c बराबर में 0, भाई ये चीज़ आ रहा है। अब इनको आपस में कंपेयर करेंगे तो a कितना आ रहा है, तो 3 आ रहा है, तो a को मैंने लिखा 3, ठीक है। b कितना आ रहा है, तो भाई b आ रहा है भाई 2√5, ठीक है, 2√5 आ रहा है। और c की बात करें तो कितना आ रहा है, तो ये -5 आ रहा है,
भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है, ये तीनों चीज़ें आ गई। डन, चलो भाई ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो भाई अब हम लिखते हैं भाई इसका डी निकालेंगे। तो डी क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है भाई ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई बी को हमने देखा तो भाई 2√3 का वर्ग माइनस 4, भाई 4 कितना है भाई, ए कितना है 3 आ गया, ठीक है, और सी कितना है -5 आ गया। भाई ये हमारे पास आ चुका है। डन। अब इसको देखते हैं भाई, हल करते हैं तो इसका कितना आ रहा है, 2 का वर्ग 4 होता है, √3 का वर्ग 3 होता है, माइनस में 4 या 12 पंचे 60, लेकिन माइनस माइनस प्लस आएगा तो ये 60 आ गया, और 4 या 12 है, ठीक है। 12 को 60 से प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 72 आ गया। भाई डी का मान यहाँ पर 72 आ चुका है, ठीक है भाई। अब डी का मान अगर 72 आ गया तो ये तो 0 से बड़ा है, भाई 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं तब इसके हल भिन्न तथा वास्तविक हैं। ठीक है भाई, भिन्न है तथा वास्तविक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाती है। डन भाई, चलो ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं भाई, ये हमारे पास आ गया। इसके बाद देखते हैं भाई क्या चीज़ करें, तो भाई द्विघातीय सूत्र लगाओ और आंसर निकालो, और क्या चीज़ है। तो यहाँ पर हम करते हैं x बराबर में -b प्लस माइनस में अंडर रूट में d और बटे में 2a, भाई यही आएगा। भाई x लिखा -b, b का मान कितना है भाई 2√5 है, तो भाई यहाँ पर लिखा 2√5, ठीक है भाई 2√5 लिख दिया, प्लस माइनस में अंडर रूट में डी, मतलब ये 72 आएगा, और नीचे आ रहा है 2a, और a का मान कितना है 3, तो भाई 3 लिख दिया, ठीक है। अब इस 72 का क्या करें भाई, √72 का, तो √72 को हम यहाँ फैक्टर करते हैं। तो भाई 2 से क्या तो 36 आएगा, 2 से क्या तो 18 आएगा, 2 से क्या तो 9 आएगा, भाई 3 से क्या तो 3 आएगा, और 3 से क्या तो 1 आएगा, ये आ गया। अब यहाँ देख सकते हैं ये पेयर बन गया और ये पेयर बन गया, मतलब 3 दूनी 6, 6 का पेयर बन गया, 6 6 36 हो रहा है, और 2 रह गया। मतलब हम कह सकते हैं इस √72 में इसको लिख सकते हैं 6 गुने में 6 गुने में, और 2 बच गया, 6 6 36 दूनी 72, तो इसका वर्ग आ रहा है, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 6√2 लिख सकता हूँ, मतलब √72 को हम 6√2 लिख सकते हैं। तो भाई यही चीज़ लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। हमने यहाँ पर लिखा x बराबर में -2√5 प्लस माइनस में 6√2 और बटे में 6 आ रहे हैं, भाई ये आ गया। और यहाँ से x के 2 मान निकलेंगे, और x के 2 मान निकलोगे तो कैसे निकलेगा भाई, x बराबर में माइनस में, एक मिनट, -2√5 बटे में 6 आएगा, और x बराबर, सॉरी इसके साथ भी आएगा भाई, -2√5 प्लस में 6√2 आएगा, ठीक है, और बटे में 6 आ गया। और साथ में क्या लिख सकते हैं भाई, x का मान आ रहा है भाई -2√5 माइनस में 6√2 और बटे में 6 आ रहा है, भाई ये चीज़ हमारे पास आ गया। डन भाई, x के 2 यहाँ पर आंसर आ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि ये आंसर हमारा कंप्लीट आ चुका है। अच्छा, इसमें कुछ कॉमन भी आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो काट के थोड़ा छोटा कर देते हैं। कैसे भाई, यहाँ से ऊपर से 2 कॉमन आ रहा है, तो भाई मैंने 2 कॉमन लिया ऊपर से, तो ये बच गया भाई -√5 प्लस में 3√2 और बटे में 6 है, तो भाई इसको काट दिया हमने तो ये 3 आ गया, और यही आंसर है यहाँ पर। सेम यहाँ पर भी कर सकते हैं भाई, तो ये भी x में इसमें 2 कॉमन लोगे तो ये आ जाएगा भाई -√5 और माइनस में 3√2 आएगा, और बटे में कटेगा तो ये 3 बचेगा, बस भाई यही होगा। यानी x का एक ये आंसर, एक ये आंसर, दोनों आंसर आ चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ में दे रखा भाई द्विघातीय सूत्र के द्वारा निम्न समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। भाई द्विघातीय सूत्र जो है इसके भाई मूल ज्ञात करने हैं। अब इसके मूल ज्ञात करने हैं भाई, द्विघातीय सूत्र के, द्विघातीय समीकरण के मूल ज्ञात करने हैं, और द्विघातीय सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करने हैं। चलो भाई याद कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास। तो भाई इसमें पहले मैं हल लिखता हूँ और समीकरण को लिख देता हूँ एक बार। तो भाई ये आ गया AB x का वर्ग प्लस में b स्क्वायर माइनस AC, और इसके साथ x आएगा, और माइनस में BC आ गया। चलो भाई ठीक है, बराबर में 0 है। डन। अब इसका अगर जनरल फॉर्म लिखे, व्यापक रूप लिखे, तो ax² लिखा, क्योंकि ABC पहले से ही है तो मुझे कैपिटल लेना पड़ेगा, ठीक है। ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। यहाँ से a का मान निकाला जाए तो क्या आ रहा है भाई, AB आ गया, ठीक है। b का मान निकाला जाए तो b² माइनस AC आ गया, और c का मान निकाला जाए तो भाई -b और c आ गया। चलो भाई ये चीज़ आ गया। अब यहाँ पर क्या कहा गया भाई, द्विघातीय सूत्र के द्वारा मूल ज्ञात करने हैं, मतलब यहाँ से पहले d निकालो,
ठीक है। और डी बी क्या निकालना, हम डायरेक्टली ही फॉर्मूले में पुट करेंगे। कैसे भाई, भाई यहां पर मैंने लिखा भाई एक्स निकालना है, तो भाई माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी होता है, और डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, भाई यही होता है। तो भाई हमारे पास बी क्या है, अब की बार कैपिटल है, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac आ गया, ठीक है। और बटे में कितना है, तो 2a है, ये भी कैपिटल में है, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले की जो वैल्यूज हैं उसको रखते जाते हैं और आंसर आ जाएगा, जो कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है भाई, माइनस बी की जगह कितना है भाई, ये बी स्क्वायर माइनस ac प्लस माइनस में अंडर रूट में, भाई यहाँ पर बी स्क्वायर मतलब ये हमारे पास है, तो बी स्क्वायर माइनस ac इसका वर्ग आएगा, ठीक है। माइनस में 4 और उसके बाद ac आएगा, तो a कितना है, ab, ठीक है। और c कितना है, तो ये माइनस bc है, भाई ये चीज आ गया। और बटे में कितना है, तो बटे में 2a है, ये चीज हमारे पास आ चुका है। डन। तो भाई हमने सारी वैल्यूज को रख दिया है, जो जो वैल्यूज थी। a का मान कितना ए बी वो रखा, c का मान माइनस बी सी वो रख दिया है, और b का मान बी स्क्वायर माइनस ac वो रख दिया है। डन। अब इसको करते हैं सॉल्व। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई, यहाँ पर मैंने लिखा है माइनस वाला, इसको यही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत होगी। चलो, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस में बी स्क्वायर माइनस में ac, चलो ठीक है, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ac, प्लस माइनस में आ गया अंडर रूट में। यहाँ की बात करें क्या आ रहा है, बी स्क्वायर माइनस ac, मतलब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वैसे खुलेगा। तो भाई हमने देखा भाई बी स्क्वायर का स्क्वायर आएगा, प्लस में ac का स्क्वायर आएगा, और माइनस में 2ab आएगा, मतलब 2b स्क्वायर ac आएगा। भाई ये तो मैंने इसको खोल दिया, ठीक है, किसको भाई, बी स्क्वायर माइनस ac को खोला, तो ये चीज आ गया। डन। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, जो चीज लिखा हुआ है इसको, भाई यहाँ पर देखा भाई बी स्क्वायर आ रहा, माइनस माइनस प्लस आएगा, ठीक है, यानी 4a बी स्क्वायर सी आएगा, तो इसको लिख दिया भाई 4a बी स्क्वायर सी, 4a बी स्क्वायर सी, भाई ये आ गया। और बटे में कितना है, तो बटे की बात करें तो भाई बटे में लिखा हुआ है 2ab, भाई लिख दिया 2ab, ये आ गया। अब यहाँ पर मैं देखता हूँ तो माइनस तो ठीक है, बी स्क्वायर माइनस में ac ये भी ठीक है, प्लस माइनस में ठीक है। और यहाँ पर हम देख पा रहे हैं क्या भाई, यहाँ पर है बी स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर ac और प्लस में 4b स्क्वायर ac, भाई ये दोनों सेम है ना, बी स्क्वायर ac सेम है। भाई 4 में से 2 गया तो 2 ही बचेगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं भाई क्या, बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में ac का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab स्क्वायर c, भाई ये आ रहा है। अब यहाँ देखिए क्या आ रहा है भाई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सेम फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, ठीक है, वो भी प्लस वाला, माइनस था प्लस वाला बन रहा है। और नीचे कितना है, 2ab, हाँ। अब इसमें मैं लिख सकता हूँ क्या, माइनस बी स्क्वायर माइनस ac, और प्लस माइनस में इसमें हमने देखा यहाँ पर, तो ये आ रहा है भाई बी स्क्वायर प्लस में ac का होल स्क्वायर बन रहा है। चलो भाई ये बन गया। अब बटे में क्या है, तो बटे में है 2ab, स्क्वायर से रूट कट गया, भाई रूट काट दिया हमने, स्क्वायर से रूट कट गया। और अब देखते हैं क्या क्या चीजें बची है। तो अब बचा हमारे पास माइनस अंदर कर देंगे, तो सॉरी माइनस बी स्क्वायर माइनस ac, इसका होल ये है प्लस माइनस में, और यहाँ पर है बी स्क्वायर प्लस ac है, और बटे में कितना है, 2ab है, भाई ये भी आ गया हमारे पास x का मान, ठीक है। अब क्या करते हैं भाई, ये x का मान जो आ गया यहाँ पे, ठीक है, x का मान जो ये आ गया है, अब इसको करते हैं, इस ब्रैकेट को खोलते हैं, मतलब प्लस माइनस को अलग करके 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। तो भाई 2 हिस्सों में इसको बांट देते हैं। तो 2 हिस्सों में हमने देखा तो क्या आ रहा है भाई यहाँ पे, तो यहाँ हम देखते हैं भाई माइनस बी प्लस ac, माइनस बी ac, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने। x का मान आ गया भाई माइनस में बी स्क्वायर माइनस ac, ठीक है, और फिर प्लस में आ जाएगा भाई क्या, बी स्क्वायर और ac आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस ac था कि माइनस ac था, भाई प्लस ac है, बिल्कुल ठीक है। चलो भाई प्लस ac लिख दिया, और बटे में क्या है, 2ab है, ये एक फॉर्म आया प्लस वाला। और माइनस वाले की बात करें तो हमारे पास आएगा माइनस बी स्क्वायर माइनस ac, और यहाँ माइनस में आएगा बी स्क्वायर और प्लस ac, और बटे में 2ab आ गया। चल भाई ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं तो क्या आ रहा है भाई, माइनस को अंदर गुना किया तो माइनस में बी स्क्वायर प्लस में ac आएगा, ठीक है भाई। प्लस में यहाँ देखें तो बी स्क्वायर आ रहा है और प्लस में ac आ रहा है, और बटे में कितना आ रहा है, 2ab। चलो भाई ठीक है। यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, x बराबर में ये अंदर जाएगा तो माइनस में बी स्क्वायर
प्लस में ए सी, ठीक है, इसको अंदर गुना करेंगे तो माइनस में बी स्क्वायर माइनस में ए सी और बटे में आ रहा है 2ab। भाई ये चीज आ गया, डन। अब यहाँ पर देखिए भाई क्या दिख रहा है हमें, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, ए सी आ गया 2ac, ठीक है, बटे में 2ab आ गया, ये आ गया। यहाँ की बात करें तो भाई x का मान कितना आ गया भाई बी स्क्वायर, सॉरी ए सी से ए सी कट गया और ये आ गया माइनस 2b स्क्वायर और बटे में 2ab है, ये आ गया। अब क्या कुछ कट रहा है, तो हमने देखा यहाँ पर 2 से 2 कट गया, ए से ए कट गया और x का मान आ गया c बटे b, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ की बात करें तो भाई 2 से 2 कट गया, b से b कट गया और यहाँ पर x का मान आ रहा है माइनस b बटे में a और यहाँ पे हम देख पा रहे हैं x के 2 मान ज्ञात हो गए। x का एक मान है c बटे b और एक मान है माइनस b बटे a। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका भी, और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर इसका भी, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन समाप्त होता है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करना होगा। तो भाई इसमें थोड़ा सा और रिकैप आपको करवाता हूँ कि यहाँ पर आपके पास जो भी था उसको हमने ABC पहले माना, क्योंकि हमें क्या करना है, इसके जनरल फॉर्म जो व्यापक रूप है उससे हमने कंपेयर करके ABC ज्ञात किया और द्विघातीय सूत्र में डाला और सूत्र में डाल के जस्ट फॉर इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और कुछ नहीं। बस मैंने स्क्वायर खोला और जो भी स्क्वायर खोलना आपको आता ही है, जोड़ घटा गुना भाग आपको आता ही है। तो इस तरीके से हम क्या करते गए भाई, इसका सॉल्यूशन करते गए, इसका सॉल्यूशन करते गए, ठीक है। और सॉल्यूशन करते करते फाइनली लास्ट में हमारे पास 2 आंसर आ गए x के मान, डन, और यही आंसर सही है। तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया है और इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है, जो कि आपने ले लिया है। इसको मैं इरेज करता हूं और इसका भी स्क्रीनशॉट आपने ले लिया, इसको इरेज किया और आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें लिखा है निम्नलिखित द्विघातीय समीकरणों के विविक्त कर ज्ञात करके इनके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें सिर्फ प्रकृति ज्ञात करना है, ठीक है, हमें पूरा क्वेश्चन आंसर नहीं निकालना, हमें सिर्फ प्रकृति ज्ञात करना है। अब प्रकृति कैसी है वो चीज देख लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट पार्ट पे। तो पहला पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस में x माइनस में 1 बराबर में 0। इसके साथ इसका जनरल फॉर्म लिखा जो कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c होता है, ठीक है। और यहां से ए बी सी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या होगा भाई, ए हमने देखा यहां पर तो कितना 2 आ रहा है, बी हमने देखा यहां पर तो 1 आ रहा है और सी हमने देखा तो -1 आ रहा है। भाई ये चीज हो गया, डन। अब यहां पे हम देखते हैं भाई ए बी सी हमारे पास आ चुका है, चलो भाई ठीक है। अब इससे डी निकालेंगे क्योंकि इसने कहा है विविक्त कर ज्ञात करना है, मतलब ये होता है डी। तो भाई डिस्क्रिमिनेट मतलब डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac। भाई ये चीज हमें देखना है, चलो ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं बी का मान क्या है, 1 का वर्ग आ गया, -4a कितना है 2 और c कितना है -1। भाई ये चीज हमने निकाल लिया है, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब हम देखेंगे भाई माइनस माइनस प्लस होगा, यानी हम कह सकते हैं 1 प्लस में 6, 4 दूनी 8 है, भाई 4 दूनी 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ से हमने देख लिया डी का मान 9 आ गया। अब बताइए डी का मान जब 9 आया है तो क्या ये 0 से बड़ा है? तो भाई बिल्कुल ये 0 से बड़ा है, ठीक है, 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तब यहां 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे। भाई यहां पर 2 अलग अलग वास्तविक मूल होंगे और ये इसका आंसर होता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, क्योंकि यहाँ पर हमने देख लिया भाई पहले वाले का हमने ज्ञात कर लिया कि इसके मूल की प्रकृति कैसी है। तो मूल की प्रकृति कैसी है, वास्तविक और अलग अलग 2 हैं, डन। तो आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, चलो भाई। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, तो भाई x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 बराबर में 0, ये चीज़ है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा भाई, ये लिख दिया भाई x स्क्वायर माइनस में 4x प्लस में 4 बराबर में 0। भाई ये चीज़ आ गया, डन। अब इसमें क्या करना है, इसका विविक्त कर ज्ञात करना है, मतलब डी ज्ञात करना है। और डी के लिए क्या है, तो पहले हमने इसको लिखा है भाई क्या, तो इसके व्यापक रूप में लिखते हैं। तो ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0, भाई ये लिख दिया, डन। अब ये x स्क्वायर का गुणांक a है और यहाँ पर क्या है, तो 1 है, मतलब a का मान 1 आ गया। और b के मान की बात करें तो ये -4 आ गया और c के मान की बात करें तो ये 4 आ गया। भाई ये 3 चीज़ें आ गई हैं, डन। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं भाई, ए बी सी हमारे पास है, ए बी सी हमारे पास है। अब इसमें हम निकालेंगे डी, और डी का मान क्या होता है, तो डी का मान होता है भाई क्या, ये आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac है। चलो भाई ठीक है, ये चीज़ आ गया, ओके। अब यहाँ पर हम देखते हैं भाई बी कितना है, तो -4, तो इसको लिखा भाई -4 का वर्ग माइनस में 4a और c, भाई ये चीज़ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ये कितना आ गया भाई, ये 16 आ गया।
और ये माइनस में 16 आ गया और ये आ गया 0। भाई डी का मान तो 0 हो गया। अब डी का मान जब 0 होता है तब क्या होता है, तो तब मैंने जैसे बताया था पिछली बार, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डी का मान अगर 0 होता है तब लिखेंगे जब डी बराबर में 0 है तो लिखेंगे तब समीकरण के एक समान दो मूल होंगे। ठीक है भाई, तब क्या होगा, समीकरण के एक समान दो मूल होंगे। डन। चलो भाई ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये भी यहां पर क्वेश्चन समाप्त होता है और हमने यहां पर चेक कर लिया है कि ये जो समीकरण है वो किस प्रकार का है। तो d बराबर 0 का मतलब क्या है कि भाई दो एक समान मूल ज्ञात हो गए हैं। ओके चलो भाई ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। यहां पर है तीसरे पार्ट की बात करते हैं, तो यहां हमें लिखा हुआ है x² प्लस में x और प्लस में 1 बराबर में 0। भाई ये चीज़ हमारे पास आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर भी इसके व्यापक रूप को साथ में लिखता हूँ, जो कि x² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 आ रहा है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा x² का गुणांक a है और यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, मतलब a का मान 1 आ गया। यहाँ से देखा जाए तो b का मान भी 1 आ गया और c का मान भी 1 आ गया, ये हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ से d के मान की बात करें तो क्या होता है, b² माइनस 4ac होता है। अब यहाँ पर हमने देखा b कितना, 1 माइनस में 4 गुने में 1 गुने में c, भाई यही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई 1 माइनस में 4 यानी ये आ गया कितना, ये आ गया भाई -3। भाई ये -3 आ गया और -3 जो होता है वो 0 से छोटा होता है। भाई d का मान -3 आ गया और 0 से छोटा होता है, और d का मान अगर 0 से छोटा हो गया तो क्या होगा, तब हम लिखेंगे तब समीकरण के मूल अवास्तविक होंगे। भाई इसके मूल जो है वो अवास्तविक हैं, इसका मतलब इसके मूल नहीं ज्ञात किए जा सकते, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। अब उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं भाई किस तरह के क्वेश्चन हैं। चलो हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें दे रखा है निम्न प्रत्येक द्विघातीय समीकरण में के ऐसे मान ज्ञात कीजिए कि उसके मूल वास्तविक तथा बराबर हों। मतलब यहाँ पर हमें के का मान निकालना है, कब, जब ये समीकरण का क्या है, इसके मूल वास्तविक भी हैं और बराबर भी हैं। अब वास्तविक और बराबर का मतलब क्या है भाई, वास्तविक और बराबर ये जो चीज़ है इसका मतलब होता है हमारा कि भाई d का मान 0 होगा। जब d का मान 0 होगा तभी वास्तविक व बराबर हो पाएगा। डन। चलो भाई ठीक है, तो उस कंडीशन में हम आते हैं सबसे पहले पे। पहला पार्ट जो क्या रखा है वो है 2x² माइनस 10x प्लस में k बराबर में 0। भाई ये आ गया। अब इसके साथ हम लिखेंगे भाई क्या, तो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 है, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ a का मान आ गया 2, b का मान आ गया -10 और c का मान आ गया k। भाई ये तीन चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है भाई, a b c तीनों का मान हमारे पास आ चुका है। डन। अब क्या करेंगे, तो अब इन तीनों से हम इसका d निकालेंगे, और d का हमें पता है, क्या पता है भाई, d 0 है। तो भाई इसमें मैंने लिखा d बराबर में 0 और d का मान जो होता है वो होता है b² माइनस 4ac होता है। अब बराबर में 0 कर दिया। अब b कितना है, तो -10, तो -10 का वर्ग कर दिया है, माइनस में 4 है, a है, और c कितना है, k है, बराबर में 0 हो जाएगा। चलो भाई ये चीज़ आ गया। इसको उठाकर 4 दूनी 8 के है, उसको उठाकर दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ तो 100 आ रहा है, और ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा तो 8 के आ जाएगा। ठीक है भाई, 8 के आ गया। अब यहाँ से देखा जाए तो k का मान कितना होगा, तो मैंने यहाँ पर लिखा भाई k का मान आ रहा है 100/8 आ गया। ठीक है, और इसको मैं भाग करता हूँ तो 12.5 आ जाएगा। भाई k का मान कितना आ गया भाई, 12.5 आ चुका है। डन। तो भाई ये इसका आंसर है, पहले वाले का आंसर निकल चुका है, के का मान 12.5। और उसके बाद हम चलते हैं सेकंड पार्ट पर, और सेकंड पार्ट में देखते हैं उसमें क्या आंसर होगा। ओके चलो, सेकंड पार्ट की बात करें तो 2x का वर्ग माइनस में kx प्लस में 1 बराबर में 0। भाई ये है, यहाँ से देखा जाए तो ये भी ax² प्लस bx
प्लस सी की फॉर्म में ही है। तो यहाँ से अगर इसमें कंपेयर किया जाए तो भी ABC निकाला जा सकता है। तो भाई A देखा तो कितना आ रहा है 2 है, B देखा तो कितना आ रहा है तो भाई -K है, और C देखा तो कितना आ रहा है तो 1 है। भाई ये आ गया हमारे पास। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, ABC हमारे सामने निकल चुका है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर हम D का मान 0 रखेंगे, क्योंकि इसमें कहा था इसके विविक्त का इसके मूल जो है बराबर है, मतलब D बराबर 0 होगा। और इसको लिखेंगे B² -4AC और बराबर में 0 आ रहा है। और B की बात करें तो -K है, तो इसको लिखा -K का वर्ग, माइनस में 4, और A की बात करें तो 2 है, और C की बात करें तो 1 है, और बराबर में 0 हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। इसकी बात करें तो ये K का स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब 4 दूनी 8, माइनस का 8 है, और -8 को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो भाई +8 हो जाएगा, ठीक है भाई, ये आ गया। और यहाँ से अगर मैं वर्ग को हटाऊं तो क्या आएगा, तो भाई वर्ग को हटाया जाए तो भाई ये आ जाएगा √8 आ जाएगा, और √8 का मतलब क्या है, तो 2 गुने 2 गुने 2 है भाई, ये है। अब यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये 2 का जोड़ा तो मिल गया, यानी ये तो 2 वर्ग हो जाएगा, और वर्ग जिसका हो गया वो रूट से बाहर आ जाएगा, और जो बेचारा बच गया जिस पे वर्ग नहीं है वो रह जाएगा अंदर। तो भाई देखते हैं क्या आंसर है। तो आंसर क्या है भाई, ये 2 का वर्ग बाहर मतलब 2 बाहर, और ये 2 अंदर, और K का मान ये आ चुका है। चलो भाई ठीक है, K का मान ये आ गया। अच्छा, एक और चीज, जब भी यहाँ पर वर्ग हटता है उधर रूट लगता है, तो साथ में प्लस माइनस भी लगता है। तो भाई प्लस माइनस भी साथ में होगा, और यहाँ प्लस माइनस भी साथ में होगा, और K का मान ये आएगा। ओके, चलो भाई ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई वो किस तरीके का है। थर्ड पार्ट, यहाँ पर तीसरे पार्ट की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये हमें दिख रहा है भाई x का वर्ग प्लस में K और 4x प्लस में K माइनस में 1 और प्लस में 2 बराबर में 0। भाई ये चीज़ हमारे पास आ चुकी है, ठीक है भाई। अब इसके अंदर देखते हैं भाई इसमें कैसे इसके मान निकाला जाएगा, मतलब K का मान कैसे निकलेगा। तो हमें क्वेश्चन में पता है भाई, पहले तो हम लिखते हैं इसका व्यापक रूप ax² प्लस में bx। अच्छा, पहले व्यापक रूप में हमें लिखना तो है, लेकिन क्या ये व्यापक रूप में हमें दिख रहा है, क्या ये व्यापक रूप में है हमारे पास। तो भाई इसमें हमें चाहिए x का गुणांक, क्या x का गुणांक है यहाँ पे, तो नहीं है। तो भाई पहले इसको व्यापक रूप में बनाते हैं। तो पहले ये x² है, ठीक है। इस K को अंदर गुना किया तो ये आएगा 4kx आएगा। इस K को यहाँ गुना किया तो ये आएगा भाई K का वर्ग, और माइनस में K है, और प्लस में 2 है, बराबर में 0 है, ठीक है भाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो कि भाई x² का गुणांक 1 है, a है, तो इसके साथ क्या है, तो 1 है, तो यानी a का मान तो 1 आ गया, ठीक है। x का गुणांक b है, और x का गुणांक 4k है, तो हम b का मान क्या रख सकते हैं, 4k रख सकते हैं। अब c कितना है, तो c यहाँ पर है भाई आपका k² माइनस k प्लस में 2, भाई ये आपके पास है, डन। अब इसके बाद हम देखेंगे भाई कहा था इसमें वास्तविक बराबर मूल है इसके, ठीक है, यानी d बराबर 0। हमने फिर इसमें लिखा d बराबर में 0, और इसका फॉर्मूला जो था b² - 4ac बराबर में कितना आएगा, तो 0 आएगा। अब b कितना है हमारे पास, तो 4k, तो 4k लिखा हमने, ठीक है। माइनस में 4, a कितना है 1, और c कितना है, तो भाई k का वर्ग माइनस k प्लस में 2, और ये बराबर में 0 आएगा। चलो भाई ये चीज़ आ गया। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये कितना आएगा, 4k का स्क्वायर, तो ये 16k का स्क्वायर होगा। तो भाई यहाँ पर लिखता हूँ मैं, 1 मिनट, ये लिखा हमने 16k का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या है भाई, माइनस में ये आ रखा है, माइनस में 4 है, माइनस में 4 ही, उसको अंदर गुना करेंगे तो -4 को k² से करेंगे तो -4k² होगा। तो भाई लिखा हमने -4k², ठीक है। उसके बाद क्या है, -4 को जब k से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा, यानी 4k आएगा, तो भाई 4k लिख दिया हमने, ठीक है। अब उसके बाद क्या है भाई, -4 को अब 2 से गुना करेंगे तो -8 आएगा, तो भाई -8 लिख दिया हमने, ठीक है भाई, -8 हो गया। अब बराबर में 0 आ गया, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो ये घट के 12 आ रहा है, प्लस में 4k आ गया, माइनस में 8 बराबर में 0 आ गया, और इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, तो भाई 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने यहाँ पर 4 कॉमन ले लिया। भाई 4 कॉमन लेते हैं, 4 तिया 12, 4 एकम 4, और 4 दूनी 8 बराबर में 0, यही होगा। भाई 4 कॉमन लेते तो 4 तिया 12 3 आएगा, 4 एकम 4 तो 1 आएगा, 4 दूनी 8 तो 2 आएगा, डन। फिर इस 4 को इस 0 के नीचे लेके आएंगे, तो भाई ये बच गया सिर्फ ये 3k², 1 मिनट, प्लस में
4 के सॉरी 4 के नहीं है, इस 4 को हमने 0 कर दिया तो सिर्फ k है और -2 बराबर में 0, ये चीज़ आ चुका है। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई 3 दूनी 6 आ रहा है, भाई इसके गुणनखंड करने हैं। भाई 3 दूनी 6 आ रहा है, मतलब मैंने देखा भाई 3 गुने में -2 यानी -6 आ रहा है। अब ये माइनस है, इसका मतलब इसको ऐसे तोड़ना है जिनको घटाने पर तो 1 आए और गुना करने पर -6 आए। तो कैसे होगा भाई, 3 और -2 ही नहीं दिख रहा हमें, तो भाई यही चीज़ कर सकते हैं हम, यानी -3 + 2 किया जाए तो ये -1, अच्छा हमें +1 चाहिए, तो भाई इसमें क्या करना है 3 - 2 करेंगे तो भाई 1 आ रहा है, भाई बिल्कुल आ रहा है, यानी 3 में से 2 गया तो 1 बचा और 3 और -2 को गुना किया तो -6, मतलब ऐसे तोड़ा जा सकता है। डन। अब यहाँ पर हम करते हैं भाई 3k² प्लस में 3k माइनस में 2k माइनस में 2 बराबर में 0, ये चीज आ चुका है। ओके, अब यहाँ पर हम कॉमन लेते हैं तो 3k कॉमन ले लिया हमने और ये आ गया k + 1, ठीक है। यहाँ पर -2 कॉमन ले लिया तो ये आ गया k + 1, भाई ये आ गया, चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर k + 1 को कॉमन ले लिया हमने, बचा क्या, तो ये 3k + 2 बचा है, ये आ गया बराबर में 0 आ चुका है। डन। अब यहाँ पर मैं दोनों को अलग अलग करता हूँ, मतलब k + 1 बराबर में 0 लिया और 3k + 2 इसके बराबर में 0 लिया। अब यहाँ से k का मान कितना आएगा, तो 1 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो भाई -1 आएगा, ठीक है। यहाँ से k का मान निकालेंगे तो भाई 2 उधर जाएगा तो -2 होगा, ठीक है भाई, और 3 गुना में है, नीचे भाग में आएगा, ये आ गया। यहाँ से हमने देखा k के 2 मान है, एक -1 और एक -2/3 है, और हमें क्या ज्ञात करना था भाई, k का मान ही ज्ञात करना था, वो हमने यहाँ पर निकाल लिया। और इस क्वेश्चन में आपने देखा ये थोड़ा सा लेंथी हो गया, और वो क्यों हो गया, क्योंकि जिसने इतना तो कहा था कि वास्तविक के बराबर मतलब d के बराबर 0 रख दो, ठीक है, इसका हमें x का मान नहीं निकालना, लेकिन जैसे ही हमने रखा तो रखने के बाद भाई हमारे पास द्विघातीय समीकरण तो बनी गई, तो पूरा फैक्टराइजेशन करके आंसर तो निकालना ही पड़ा गुणनखंड विधि से। तो भाई फाइनली जो आंसर आ गया हमारा k का मान, ये 2 चीज़ आ चुका है, इसको मैंने यहाँ पर इरेज किया और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो भाई ठीक। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो, अच्छा अगला क्वेश्चन क्या, एक क्वेश्चन बाकी है यहाँ पे, एक क्वेश्चन हमारा चौथा पार्ट यहाँ पर बाकी रह गया, तो चौथे पार्ट की बात करते हैं यहाँ पे। चौथा पार्ट हमारे पास है भाई k + 1, k + में 1 इसके साथ x², ठीक है, और माइनस में 2 k - 1 और x है, और प्लस में 1 बराबर में 0 है, भाई ये चीज़ आ गया हमारे पास, ठीक है। ये पूरे समीकरण को हमने यहाँ पर लिख दिया, डन भाई। अब यहाँ पर इसका व्यापक रूप द्विघातीय समीकरण का क्या होता है, तो ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 होता है। इसको आपस में कंपेयर करेंगे तो x का गुणांक a है और इसमें k + 1 है, तो भाई a का मान k + 1 आ गया। और उसके बाद यहाँ पर क्या है, ये गुणांक b है, इसका गुणांक इतना है, तो b का मान कितना आएगा, तो -2 k - 1 आएगा, ठीक है। c का मान कितना है, तो 1 है, तो c का मान 1 लिख दिया, ठीक है। और जैसा कि क्वेश्चन में कहा है कि भाई मूल वास्तविक व बराबर है, इसका मतलब d बराबर 0 है, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे क्या, तो b² - 4ac और बराबर में 0 आएगा, भाई यही चीज़ आएगा, डन। अब हमारे पास जो a b c दिया हुआ है उसको यहाँ पर रखते हैं और फिर आंसर आएगा हमारे पास k का मान। तो भाई b का मान कितना है, तो -2 k - 1 का वर्ग, माइनस में 4 a कितना है, तो k + 1 और c कितना है, तो 1 आ गया और बराबर में 0, भाई ये चीज़ आ चुका है, डन। अब इसमें देखते हैं भाई इसका स्क्वायर जब मैं करता हूँ तो क्या आया, तो भाई -2 का स्क्वायर 4 होता है और ये आ रहा है भाई k - 1 आ गया, इसका वर्ग हो गया, माइनस में देखें तो 4 आ गया और k प्लस में 1 आ गया, चलो भाई ठीक है, = 0 आ गया, डन। चलो भाई ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसको, इसमें दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, इन दोनों में कुछ, तो हम देख पा रहे हैं भाई, देखो इसको खोलने की जरूरत नहीं है। एक तो तरीका ये है कि इसको खोलोगे आप, a + b a - b का होल स्क्वायर, इसको भी रखोगे, फिर एक द्विघातीय समीकरण बनेंगे, फिर हल निकलेगा इसका। लेकिन आपको यहाँ पर अगर कुछ कॉमन दिख रहा है तो कॉमन ले लेते हैं ना, तो भाई क्या कॉमन दिख रहा है, तो 4 कॉमन है और k - 1 कॉमन नहीं है, बस 4 ही कॉमन है, तो भाई पहले 4 कॉमन लेके क्वेश्चन को छोटा करते हैं, उसके बाद हल करेंगे। तो भाई यहाँ पर हमने देखा भाई 4 कॉमन ले लिया हमने, और ये k - 1 का पूरे का वर्ग है, माइनस में लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, और k + में 1 है, ठीक है, और बराबर में 0 आ रहा है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ प्लस और माइनस देखा था, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें क्या है, 4 नीचे आके 0 हो जाएगा, मतलब 4 तो खत्म। अब जो बचा है उसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो a² + b² और -2ab,
इधर की बात करें तो -k-1 बराबर में 0 आ रहा है। अब मैं इसको देख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये k का वर्ग है और 1 से 1 कट गया है, और यहाँ पर देखा तो ये -3k और बराबर में 0 आ रहा है। ठीक है, अब कैसे इसके फैक्टराइजेशन गुणनखंड करें, क्योंकि इसमें तीसरी चीज़ तो है ही नहीं। अब तीसरी चीज़ है नहीं तो भाई किसको इससे गुना करें और कैसे इसको तोड़ें, तो भाई इतनी ज़रूरत है ही नहीं। जब भाई तीसरी संख्या है नहीं तो वो चीज़ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करेंगे, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है तो भाई आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है भाई, के कॉमन आ रहा है, तो के कॉमन लिया और ये k-3 आ गया। ठीक है भाई, बराबर में 0। अब इन दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रखा, यानी k का मान 0 आ गया और k-3 बराबर में 0 आ गया, और यहाँ से k का मान 3 भी आ गया। यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं k का मान 0 और k का मान 3, ये दो आंसर हमारे निकल चुके हैं इस चौथे पार्ट के। ठीक है, दोनों आंसर यहाँ पर निकल चुके हैं, और इन दोनों में अगर कोई भी मान यहाँ पर रखा जाए तब इसके मूल वास्तविक व बराबर होंगे होंगे। ओके, तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके भाई, चलो। हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ दे रखा है प्रश्न नंबर 22, के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए द्विघातीय समीकरण जो हमें ये दे रखी है के मूल वास्तविक व भिन्न है। वास्तविक होनी चाहिए और भिन्न होने चाहिए, और ये कंडीशन कब होती है, तो भाई हल में यहाँ पे लिखा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार, यहाँ प्रश्न के अनुसार लिखा जा सकता है कि वास्तविक और भिन्न का मतलब है d का मान 0 से बड़ा होगा। भाई d का मान 0 से बड़ा होगा ही होगा। डन, चलो भी ठीक है। अब मैं समीकरण को लिखता हूँ जो कि हमारे पास है x² माइनस में 4x प्लस में k बराबर में 0। भाई ये दे रखा है, और यहाँ पर मैंने द्विघातीय सूत्र लिखा, मतलब व्यापक रूप लिखा, द्विघातीय समीकरण का व्यापक रूप लिखा। तो भाई क्या आ रहा है हमारे पास, तो भाई bx आ गया प्लस में c आ गया बराबर में 0 आ गया, और इनको आपस में कंपेयर करेंगे, और कंपेयर करने पर क्या मिल रहा है हमें, तो यहाँ पर देखा भाई x² के साथ 1 है, मतलब x के साथ a है, यानी a का मान तो 1 आ गया, और b का मान x का गुणांक यानी -4 आ गया, और c का मान कितना आ गया, तो k आ गया। इस a b c को इसके अंदर रखेंगे। इसके अंदर कैसे रखेंगे, तो जैसा कि हमें इसमें दे रखा है d बराबर बड़ा है जो 0 से, यानी क्या होगा b² माइनस 4ac जो है ये ग्रेटर देन होगा 0 से। भाई ये होगा। ठीक है, अच्छा इसमें क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं समीकरण 1 के द्वारा। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, यहाँ पर हमने लिखा समीकरण 1 से, तो यहाँ पर देख सकते हैं d की बात, तो d का क्या है, तो ये आ जाएगा हमारे पास b² माइनस 4ac, और ये ग्रेटर देन 0 है। भाई ये चीज़ आ गया। डन। अब इसके बाद क्या है भाई, इसमें इसके मान रखते हैं, तो b का मान -4 है तो उसको यहाँ पर रखेंगे। भाई -4 का वर्ग आ गया। ठीक है, माइनस में 4 है और a कितना है, तो a का मान 1 है और c का मान k है, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 और k आ जाएगा। ठीक है, बराबर में 0 आ गया। चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसको देखता हूं तो भाई 4 का वर्ग 16 हो जाएगा। ठीक है, इस -4k को उठा के दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये 4k आ जाएगा, और k का मान कितना आ गया, तो 16/4 आ गया, और 4 चौक 16 हो गया, यानी यहाँ से देख सकते हैं k का मान 4 आ चुका है, और ये आंसर आ गया हमारे पास। भाई k का मान 4 आ गया। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा, अगर सॉरी बराबर नहीं आएगा, एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर हमने k का मान बराबर 4 कर दिया है, लेकिन क्या बराबर आएगा, तो बराबर की बात करें तो यहाँ तो ग्रेटर देन वाली बात चल रही थी, यानी इससे क्या चलेगा भाई, इससे बात यहाँ पर ये चलेगी कि जहाँ जहाँ बराबर लिखा हुआ है वहाँ पर हिस्सा रहेगा हमारा बड़े वाला, यानी ये रहेगा। यानी यहाँ से हमें पता चलता है k का मान क्या होगा, k का मान जो होगा वो 4 से छोटा होगा। ठीक है, k का मान 4 से छोटा होगा हमेशा। अगर k का मान 4 से छोटा होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो इसके वास्तविक भिन्न मूल ज्ञात हो सकते हैं। ठीक है, वास्तविक और भिन्न मूल ज्ञात होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो यहां पर लिखेंगे भाई क्या कि k का मान 4 से कम सभी वास्तविक संख्या पर समीकरण के
वास्तविक मूल होंगे। भाई ये चीज मैंने लिख दी यहाँ पे, क्या लिखा भाई कि भाई k का मान अगर 4 से कम कोई भी वास्तविक संख्या होती है तब जाकर वो जो समीकरण हमारे पास है, जो हमारे पास ये समीकरण है, इसके वास्तविक मूल ज्ञात किए जा सकते हैं। तो वही लिखा भाई k का मान 4 से कम सभी वास्तविक संख्या पर समीकरण के वास्तविक मूल होंगे। डन। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है और उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके चलो, हाँ जी, अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहां में देखा के ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये समीकरण का कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। मतलब ऐसा बताना है कि भाई जहां पर के का मान वास्तविक नहीं, मतलब इस समीकरण के मूल जो है वास्तविक नहीं होंगे। चलो भाई इस बात पर भी चर्चा करते हैं। तो इसके लिए हम पहले यहाँ पर लिखेंगे भाई, क्या लिखा हमने, तो यहाँ पर हमने लिखा है इसके अंदर प्रश्न के अनुसार, भाई लिख देते हैं प्रश्न के अनुसार भाई क्या लिखा हुआ है प्रश्न के अनुसार। तो यहाँ इसने कहा है कोई भी मूल वास्तविक नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा डी का मान जो होगा वो छोटा होगा 0 से। भाई डी का मान छोटा होगा 0 से। ओके चलो भाई ठीक है। अब यहाँ पर जो समीकरण है वो मैंने यहाँ पर लिखी, तो क्या है भाई x² प्लस में 5 ky kx प्लस में 16 बराबर में 0। भाई ये समीकरण हमें दी हुई थी, ठीक है। अब उसके बाद हमें पता है भाई ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर में 0 होता है और इसके अकॉर्डिंग कंपेयर करें तो a का मान आएगा, इसका गुणांक 1 है तो 1 ही आएगा। भाई इसका गुणांक कितना है, x का गुणांक 5 के, यानी x का गुणांक b है, यानी b का मान 5 के आ गया। और c का मान कितना आ रहा है, तो c की बात करें तो 16 आ रहा है। भाई ये चीज़ आ गया। अब जैसा कि यहाँ पर दिया था समीकरण 1 में, तो उसके अंदर देखेंगे भाई समीकरण 1 से यहाँ पर हम कह सकते हैं भाई b² माइनस 4ac, भाई ये जो है वो 0 से छोटा होगा। भाई 0 से छोटा होगा, ये चीज़ आ गई। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ भाई पूरे सबके जो भी चीज़ दी है उसका मान यहाँ पर डालेंगे, तो b की जगह 5k² आएगा, तो मैंने लिखा है यहाँ पर 5k का वर्ग आएगा, ठीक है। माइनस में 4 आएगा और a कितना है, 1 है, और c कितना है, 16 है, ठीक है, बराबर में 0 आ गया। चलो भाई ये भी ठीक है। ओके अब यहाँ पर हम देख सकते हैं 5k का स्क्वायर मतलब 25k का स्क्वायर होगा, ठीक है, और 16 चौके 64 आ रहा है, ठीक है, बराबर में 0 आ गया। अब यहाँ से k का वर्ग मैं देख रहा हूँ 25 के साथ, तो ये आएगा उस साइड 64, और k का वर्ग कितना आएगा, तो भाई 64 बटे में 25 आ रहा है, और यहाँ से मैं वर्ग हटाता हूँ तो इस साइड रूट लग जाएगा 64 बटे 25, और वो भी प्लस माइनस के साथ, भाई यही आएगा, ठीक है। अब 64 की बात करें तो 64 के इसका वर्ग होता है, तो भाई 64 होता है 8 का वर्ग और 25 होता है 5 का, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ आंसर इसका भाई क्या आ गया, प्लस माइनस 8 बटे में 5 लिखा जा सकता है, ठीक है। ये इसके दो आंसर आ गए, एक प्लस में 8 बटे 5 और एक माइनस में 8 बटे 5। ओके तो ये क्वेश्चन भी यहाँ पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर भी आपने देख लिया कोई भी मूल अगर वास्तविक नहीं है तो आपको ये लेना है, ठीक है। वास्तविक है तो इसको उल्टा किया जाएगा, और अगर दोनों मूल बराबर है तो बराबर होगा। तीनों कंडीशन के क्वेश्चन हमने यहाँ पर चेक कर लिए, और इन्हीं तीनों कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट बन ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने तीनों क्वेश्चन के आधार पर क्वेश्चन आपको करवाए हैं। ओके चलो भाई ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ हमें दे रखा है भाई यदि द्विघातीय समीकरण ये हमें दे रखा है और का मूल -5, भाई इसका मूल तो -5 दे रखा है, ठीक है, तथा द्विघातीय समीकरण ये जो दे रखा है के मूल बराबर हो, मतलब इसके मूल जो है वो बराबर है, इसका मूल -5 है, ठीक है भाई। अब क्या रखा है, तो के का मान ज्ञात कीजिए, भाई इसके बाद तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर क्या चीज़ है भाई, पहले में अगर मूल दे रखा है तो उसकी हेल्प से हम पी निकालेंगे, उस पी को यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद इसके मूल बराबर के हिसाब से के निकालेंगे। और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है जिसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि दो समीकरण आगे क्या करा जाए। तो भाई देखते हैं, बड़े आसानी से सॉल्व होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हल में आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हमें दिया हुआ है क्या, 2x² प्लस में px माइनस 15 बराबर में 0 है, ठीक है। और इसमें देख सकते हैं भाई क्या क्या चीज़ें हमारे पास का एक मूल इतना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं भाई प्रश्न के अनुसार जो है x बराबर -5 समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है भाई, ठीक है। x बराबर -5 क्या है, समीकरण का मूल है, जो कि हमें दे रखा है, मूल है,
ठीक है भाई। अब ये मूल है तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसको जब मैं इसके अंदर रखूंगा तो 0 आना चाहिए, तो भाई इसको मैंने यहाँ पर रखा तो 2 - 5 का वर्ग आएगा, ठीक है, प्लस में p और -5 आएगा, और माइनस में 15 बराबर में 0 आ गया। चलो भाई ये भी ठीक है। अब यहाँ पर -5 का वर्ग कितना होगा, तो 25, 25 दूनी 50 लिख दिया, ठीक है। ये माइनस अंदर गुना होगा तो -5p होगा, और -15 बराबर में 0 आ रहा है। चलो भाई ये भी चीज़ आ गया। अब 15 में से सॉरी 50 में से 15 गया, कितना बचेगा, तो भाई 35 बचा, ठीक है। और इस 5p को उठा के उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस का 5p हो जाएगा। और यहाँ से अगर मैं p का मान निकालना चाहूँ तो भाई क्या निकल रहा है, इस p को यहीं रखा और ये 35 है, और ये वाला 5 जो है वो 35 के नीचे आएगा, और नीचे आते ही क्या आ गया भाई, 5 सत्ते 35 कट गया, यानी हम कह सकते हैं p का मान 7 निकल चुका है। डन भाई, पहले वाले की मदद से हमने p का मान निकाल लिया। ओके, अब भाई सेकंड वाले की बात है, तो भाई इसके बाद क्या लिखेंगे, p x² प्लस x प्लस k बराबर में 0 है। इस p के मान को यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भाई ये 7x² प्लस में x और प्लस में k बराबर में 0 आएगा। इसको अंदर गुना किया तो 7x² प्लस में 7x प्लस में k बराबर में 0। भाई ये चीज़ आ गया है, ठीक है। अब इसने क्या कहा है भाई, इसके अंदर इसके मूल जो है वो बराबर हैं, यानी फिर से हम लिखेंगे प्रश्न के अनुसार, प्रश्न के अनुसार। भाई प्रश्न के अनुसार कहा जाए तो हम इसमें लिख सकते हैं भाई ABC का मतलब प्रश्न के अनुसार क्या रखा है, D का मान 0 होगा। भाई D का मान 0 होगा, प्रश्न में मूल बराबर का है तो D का मान 0 होगा, ठीक है। और D के मान की बात करें तो ये क्या होगा, तो B² - 4AC बराबर में 0। भाई ये भी अच्छी आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके अकॉर्डिंग ABC क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं समीकरण, इसमें किसी में डाला है हमने, नहीं डाला, तो यहाँ समीकरण 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे भाई क्या, समीकरण 1 से भाई ABC का मान कितना आएगा, भाई A, B और C का मान कितना आएगा। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं भाई समीकरण 1 के द्वारा x² का गुणांक जो होता है वो a होता है, तो भाई इसको लिखेंगे मतलब a मतलब कि 7 लिखेंगे तो 7 लिख देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ लिखा हमने 7, चलो ठीक है। अब b की बात करते हैं तो b क्या है यहाँ पर, तो b का मान देख रहे हैं वो भी 7 है, तो भाई b का मान 7 है तो वो भी 7 लिखा, ठीक है। और c का मान k है तो ये भी k लिख दिया। चलो भाई यहाँ पर आ गया A B C तीनों चीज़ आ गई है, डन। चलो ठीक है। अब इसके बाद भाई क्वेश्चन में कहा गया था क्या, D बराबर में 0, यानी हम कहते हैं क्या, समीकरण 2 आ गया यहाँ पे। भाई यहाँ पर लिखेंगे भाई A B C का मान समीकरण 2 में रखने पर A B तथा C का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई। A B तथा C का मान समीकरण 2 में रखा गया, तो A 7 है, B 7 है और C K है, उसको हम रखेंगे 2 समीकरण में, मतलब यहाँ। तो भाई B का स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस में 4 A और C बराबर में 0 आ रहा है। चलो भाई ठीक है, ये आ गया। अब इसको उठा के उस साइड भेजेंगे तो भाई 7 का स्क्वायर 49 हो गया, इसको उधर भेजेंगे तो भाई 4 गुने में 7 गुने में K आ गया। इसको उठा के नीचे ले आएंगे तो भाई 49 बटे में 4 गुने में 7 है, और 7 सत्ते 49 हो जाएगा। और k का मान कितना आ चुका है भाई, k का मान आ गया 7 बटे में 4। चलो भाई ठीक है, k का मान 7 बटे 4 हो गया। अब यहाँ पर हमने देख लिया k का मान 7 बटे 4 आ चुका है, और k का मान ही ज्ञात करना था, और वो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हमने देख लिया कि भाई कुछ कंबाइंड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई 2 अलग अलग से दिख रहे हैं तो भाई क्या होगा, तो नो, कन्फ्यूजन नहीं करना। पहले से हमने p का मान निकाला, उसमें रखा, और यहाँ से k का मान हमने निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, बड़े आसानी सॉल्व हो गया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, ये भी क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है। ओके, चलो भाई ठीक है, एक मिनट। और ये क्वेश्चन यहाँ पर समाप्त होता है, और इसी के साथ हमारा आज का सेशन भी समाप्त होता है, जिसमें हमने देखा भाई कि किस तरीके से हम मूल बराबर हैं और मूल वास्तविक हैं और भिन्न हैं और मूल अवास्तविक है। इन 3 कंडीशन मतलब डी से हमने देखा, ये 3 कंडीशन फाइंड किए जाते हैं। डी मतलब आपका विविक्त कर यानी डिस्क्रिमिनेट जिसे कहते हैं, उससे हम कैसे ज्ञात कर पाते हैं कोई भी समीकरण किस प्रकार का है, उसका हल किस प्रकार का निकल सकता है, उसके मूल के प्रकृति क्या है, वो चीज़ हम ज्ञात कर पाते हैं। तो उस ज्ञात करने की प्रकृति के आधार पर जितने भी क्वेश्चन आपके बनते हैं वो हमने यहाँ पर आपको करवाएं, ठीक है, कि भाई इससे बाहर आपको मुश्किल ही कोई क्वेश्चन मिल जाए, ठीक है। तो
यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हमने डिस्कस कर लिए हैं। तो अब आपका काम है कि भाई इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना और इन पर अपना हाथ बिठाना, यानी कहने का मतलब आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका कैलकुलेशन अच्छा होगा और आपके एक्यूरेसी अच्छी हो जाएगी। और एक्यूरेसी मतलब गलतियां कम से कम होगी, इसका मतलब आपके मार्क्स मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो बस साथ में बने रहिए, मजा आने वाला, प्रैक्टिस करते रहिए भाई, मार्क्स तो अपने आप ही बढ़ेंगे। ओके, आते हैं इसके बाद फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12 क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या 2 चैप्टर फ्री, नो, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स यहाँ पर फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है। चलो भाई, इसी के बाद मैं फाइनली आपको और क्या चीज़ बताना चाहता हूँ, स्पेशल चीज़। तो यहाँ पर आपके लिए सुविधाओं के लिए लॉन्च किया गया है, मैग्नेट ब्रेन ने एक मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट लॉन्च की है जो कि आपकी सुविधाओं के लिए बहुत ही अच्छा है। और वो कैसे, तो भाई यहाँ पर देखिए, भाई यहाँ पर आपको मिलने वाला है पूरा कंप्लीट कोर्स, वो भी बिल्कुल अरेंज फॉर्म में, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से। और ऐसा नहीं कि भाई एक वीडियो यहाँ, दूसरी वीडियो कहीं और, तीसरी कहीं और, आप ढूंढ के खुद पढ़ लेना, नो, यहाँ पर बिल्कुल अरेंज फॉर्म में मिल रहा है। और वो कैसे, तो यहाँ देखिए भाई, यहाँ पर भाई इंग्लिश मीडियम सेक्शन अलग, हिंदी मीडियम अलग, एनटीएससी, ओलंपियाड, और भी नीचे आओगे तो बहुत से सेक्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, आप इनमें से किसी भी सेक्शन में लाइक करते हो तो उस सेक्शन पे क्लिक कीजिए और उसके पूरे कंप्लीट कोर्स को आप स्टडी कर सकते हैं। ओके, और इसके एग्जांपल भाई कैसे कर सकते हैं, तो भाई फॉर एग्जांपल जैसे आप हिंदी मीडियम में तो आप हिंदी मीडियम पे क्लिक करोगे, आप 10वीं कक्षा में हो तो 10वीं कक्षा पर क्लिक करोगे, और क्लिक करते 10वीं कक्षा के सारे टीचर्स आपके सामने। अब आपको किसी भी विषय में कोई भी दिक्कत होती है, ठीक है, तो उस विषय के टीचर के नीचे वॉच नाउ लिखा है, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए और पूरा कंप्लीट कोर्स आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको मैथमेटिक्स में कोई दिक्कत है तो आप मेरे सामने यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक करोगे और क्लिक करते ही आपको दिखेगा भाई इस तरह का इंटरफेस, जिसमें आप देखोगे नीचे यहाँ पे पाठ्यक्रम परिचय, वास्तविक संख्या, और नीचे और स्क्रॉल डाउन करोगे तो इस तरह से बहुत से चैप्टर्स भी और भी अवेलेबल हैं। अब इन चैप्टर्स में क्या क्या है, तो भाई इन चैप्टर्स की बात करें, जैसे ही इन चैप्टर्स पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते आपको एक वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी, और वीडियो की लिस्ट जो खुलेगी उस वीडियो की लिस्ट में क्या होगा, तो सबसे पहले आपको मिलेगा उस चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट वीडियो, यानी उस चैप्टर के जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं बारीकियों से बारीकियों तक हर चीज़ बिल्कुल क्लियर करवाइए। ओके, और फिर उसके आधार पर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जो कि जिसके लिए सबसे बेस्ट आपका एनसीईआरटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी का पूरा सॉल्यूशन करवाया गया है, जिसमें उसके उदाहरण और उसके प्रश्नावली और कुछ परिमेय हैं उनको भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। ओके, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके बाद एक वन शॉट रिवीजन है, यानी एक वीडियो में पूरे चैप्टर को पूरा रिवाइज करवाया गया, जिसके अंदर उसके पूरे कॉन्सेप्ट और साथ ही साथ कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उसमें करवाए गए हैं। तो भाई इसका भी फायदा उठा सकते हो आप। ये चीजें आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोगों को लगता भी है एग्जाम टाइम पे कोई एक ऐसी वीडियो मिल जाए जो पूरे चैप्टर को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दें, तो भाई ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए, ठीक है, तो आप इसको स्टडी कीजिए, भाई मजा आ जाएगा। उसके बाद क्या है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है एमसीक्यूज की भी आने लगे हैं क्वेश्चंस, तो इसका मतलब एमसीक्यूज भी चाहिए, तो यहाँ पर पूरे एमसीक्यूज की सीरीज हर चैप्टर के आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके बाद बहुत सी चीजें मिलती है, यानी अब आपको कहीं भी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, हर चीज यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी में आपको प्रोवाइड की जा रही है, और इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं पे करना। ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। ओके, तो भाई इसका फायदा उठाइए। फायदा कैसे उठाना है, तो आपको चैप्टर्स पर क्लिक करना है, उसकी वीडियो की लिस्ट खुलेगी, वीडियो पर कोई भी क्लिक करोगे, इस तरह से वीडियो प्ले हो जाएगी और आप इसका फायदा उठा पाओगे। डन। उसके बाद में फाइनली आपको बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम के चैनल के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन के हिंदी मीडियम के चैनल में 7वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो भाई इसका फायदा आप तो उठा ही रहे हो, तो इन चीज़ों को आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, या फिर कोई भी जान पहचान में जो इन कक्षाओं में पढ़ते हैं उनको ये चीज़ें सजेस्ट कीजिए, जिससे भाई उनको भी इसका फायदा मिल पाए। ओके, तो इसी के साथ फाइनली मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।